हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और फिर यहाँ पे हमें पांचों का दिया है, यही पांचों को हमें करना है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन हम कर देते हैं, उसके बाद और सब आप लोग करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। पहला जो दिया हुआ है 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे जब, तो यहाँ पे हम लोग 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70। फिर यहाँ पे हम लोग 2 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 से ले जाएंगे। जब 5 से ले जाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 7। और फिर यहाँ पे जब हम लोग 7 से ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। यही हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसे। ये हमारा हो गया। इसे हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 × 5 और × 7। ये हो गया। यही हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बाकी 2, 3 और 5 आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं करवाऊँगा इसे भी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे और इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 5005, 5005। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे 5005 का, तो यहाँ पे हम लोग 5 से ले जाते हैं तो यहाँ पे 1001। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे 7 से ले जाएंगे। जब 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 और फिर 3, ये हो। अब यहाँ पे 143 आ गया। 143 को हम लोग 11 से ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 1 = 11 और फिर 11 × 3 = 33, 13 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 13 से ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, 1 आ गया। तो हम लोग ये जो 5005 दिया हुआ है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। यही हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यही चीज़। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों दो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद हमें जांच करना है कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होगा, जिसका हम लोग LCM और HCF निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना है। बहुत सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। और अगर अभी तक आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिए और फिर उसके बाद इसे लगाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लेंगे सब इसमें का क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे करवाएं एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन को, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही अच्छे से बता दिए हैं, आप लोग कर लोगे। लेकिन हम लोग इसलिए करवा देते हैं जिससे कि सारे बच्चों का जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं और इसे आप लोग करिएगा, ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमें दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 26 और 91 का हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। उसके बाद हमें ये जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग 26 को HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से ले जाएंगे ये 13 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 13 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13। इसी प्रकार से हमें दिया हुआ ये 91। तो 91 को जब हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 7 से ले जाते हैं। जब 7 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 और फिर इसे 13 से ले जाएंगे, ये कितना हो गया 1। तो 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 13। अब यहाँ पे क्या
हम लोगों को निकालना था HCF और LCM। तो HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं, 26 और 91 का। तो जो आएगा HCF वो क्या होगा जाएगा, HCF में हम बताए थे कि वही संख्या को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जिन जिन संख्याओं का हमें निकालना रहता है HCF उसमें वो क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि ये 13 क्या है, कॉमन है। तो इसका HCF जो है वो कितना हो गया, 13। ये क्या हो गया HCF। अब हम लोग देखते हैं LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन होगा उसे भी लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले 13 कॉमन था, 13 को ले लिए। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है, यहाँ से 2 नहीं कॉमन है और 7 नहीं कॉमन है। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 7। और यहाँ पे जब हम लोग 26 सत्ते करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। ये चीज़ LCM कितना आ गया 182। 26 और 91 का जो हमारा LCM होगा वो कितना आ गया 182। अब यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं इसका और देखते हैं। यहाँ पे जांच करने के लिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे यही जो हमें दिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे LHS, हमारा जो LHS है, LHS में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल। कौन से 2 संख्या, जिन संख्याओं का हम लोग क्या किए हैं HCF और LCM निकाले हैं वही दोनों संख्याओं। तो यहाँ पे गुणनफल बोला है तो 26 गुणित कितना हो जाएगा 91। और इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारा 2366। आप लोग अपने से एक बार करके चेक करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि सही है कि नहीं। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे RHS में क्या दिया हुआ है, HCF और LCM का गुणनफल। तो HCF हमारा कितना है 13 और फिर उसके बाद LCM जो है वो कितना है 182। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 13 दूनी 26 और फिर यहाँ पे बचा 2 और फिर यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और फिर यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 23। ये कितना आ गया 2366। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखें कि ये और ये दोनों हमारा LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि LHS और RHS जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं। आप लोग ये दोनों गुणा को चेक करिएगा अपने से भी, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों है इसे आप लोग करिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर अगले वीडियो में इसे बताएंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, और ये जो सेकेंड वाला है इसे आप लोग करिएगा और इसके आंसर को कमेंट में करके बताइएगा कितना आया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे जो ज़रूरी काम है, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसी का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, लसा और मसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का हम लोग खंड करेंगे। तो 12 का हम लोग खंड करेंगे इस प्रकार से, 2 से ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ पे 3 आएगा, 3 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार से हम लोग 15 का करेंगे, यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणित 5। और 21 का जब हम लोग खंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 3 से तो ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग 21 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुणित 7।
ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है HCF इन तीनों संख्याओं का। तो HCF हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 12, 15 और 21 का। तो HCF में हम बताए थे कि HCF में जो जितने संख्याओं का हमें निकालना रहता है HCF, उन सब संख्याओं में क्या हो, जो संख्या कॉमन हो वही क्या कहलाता है HCF। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, 21 में, 15 में भी 3 है और 12 में भी 3, सब जगह कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका HCF क्या होगा 3, इसका क्या हो जाएगा HCF, ये हो गया 3। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं LCM का। LCM में हम बताए थे कि जिन संख्याओं का हमें LCM निकालना रहता है उसमें कॉमन वाले को भी लेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसे भी लेंगे और सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 3 को हम लोग ले लेते हैं, 3 कॉमन था, 3 को ले ली। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा 2 बचा जो कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, इसे ले। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ से 5 हमारा बचा हुआ है और यहाँ से क्या बचा हुआ है 7। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब ये करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 और गुणत्ते 7। तो अब यहाँ जब करेंगे तो 7 छंग 42, ये कितना आ गया 420। LCM जो है वो कितना आ गया 420। अब ये इसका आंसर आ गया 420। मतलब बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो है, अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन करिएगा और तीसरा वाला अभी हम लोग करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, 8, 9 और 25 का हमें HCF और LCM क्या था। तो यहाँ पे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं खंड करके, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, ये चीज़। और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणित्ते 3, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणित्ते 5, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बात आया HCF का। तो आप लोग कहोगे सर अभी आप बताए हैं कि जो तीनों में कॉमन रहेगा यहाँ पे वही HCF होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉमन कुछ है, क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे कर दें इस प्रकार से गुणित्ते 1, तो यहाँ पे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं में अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो उसका HCF जो होता है वो कितना होता है 1। अब LCM देखते हैं। ये LCM जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ है नहीं, तो हम लोग ले लेते हैं जो कॉमन नहीं है, ये ले लिए तीनों को। फिर यहाँ पे 3 गुणित्ते 3 और फिर उसके बाद कितना हो गया 5 गुणित्ते 5। ये यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई 8 हो गया, इसका ये 9 आ गया और ये कितना हो गया 25। अब यहाँ पे देखिए ये 25 का हम लोग गुणा 8 में कर दे रहे हैं तो ये हो जाए। अब इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं LCM जो हमारा है वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग 25 का गुणा 8 में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 200, और गुणित्ते कितना हो जाएगा 9 जो हमारा बचा हुआ था। अब यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 9 दूनी 18, ये हो गया 1800। तो LCM जो है वो कितना आ गया 1800। किसका 8, 9 और 25 का LCM जो होगा वो कितना आएगा 18। आप लोग दूसरे क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। तब से अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करिए जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो उसे हम लोग अगले वीडियो में करवाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और हमें LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले, और इसके पहले इंट्रोडक्शन में भी हम लोग पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तो उसे भी देखिए। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल, LCM के
गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोग पढ़े थे, इसी से हम लोग करेंगे। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या दिया हुआ है 306 और फिर गुणनफल दिया हुआ है तो गुणा 657, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे हमें HCF दिया हुआ है कितना 9, LCM हमें क्या करना है ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये चीज़ हमारा क्या है गुणा में है, तो इसे अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाग में आएगा, ये भाग में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग 9 से ले जाएंगे तो 9 1 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 9 3 27 और 9 4 36, 34 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा 34 गुणित 657, ये क्या हो गया LCM। अब इसी का हम लोग गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर गुणा करने पे वही इसका आंसर होगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो कितना होगा 22 33 8, 22,338 जो होगा LCM आएगा, ये चीज़ LCM हो गया। ये जो हमारा होगा कितना आ गया 22,338, यही आएगा आंसर इसका। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है कि 6 के पावर n में जो अंतिम अंक होगा क्या 0 होगा, और जहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है, यही जांच करके बताना है। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे। यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है ये चीज़। तो यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, एक ये, एक क्वेश्चन को तो हम कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को आप लोग करिए और फिर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये चेक करना है। तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, मतलब अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। एक से बड़ी हो संख्या, ये चीज़, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या। अर्थात इस प्रकार से बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो अभाज्य ना हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ही डिफिनीसन बहुत अच्छा है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दिया हुआ है 7 गुणित 11 गुणित 13 और प्लस 13, ये। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास का नियम होता है, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 7 का जब हम लोग 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 77 गुणित 13 प्लस 13। अब यहाँ पे जब हम लोग 77 का 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। ये कितना हो गया 1001 और प्लस कितना हो गया 13। अब जब इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1014, ये चीज़। अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे 1014 का हम लोग जब खंड करेंगे, 1014 का हम लोग खंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 आएगा, ये हो जाएगा 7। अब इसके बाद हम लोग जब यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 त्रिक 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27। अब यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 13 से तो ये आ जाएगा 13, और 13 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1014 जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। मतलब कहने का ये है कि 1014 जो है संख्या वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा।
ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः ये जो दिया था 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13 और प्लस 13, ये जो दिया हुआ है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं किसे 2, 3, 13 से भी विभाजित होगा। ये सब क्या है, 2, 13 और 3 से भी विभाजित हो रही हैं, अतः ये जो होगा ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से आप लोग इसे करिएगा, सबका मल्टीप्लाई करिएगा और फिर जितना आएगा उसमें हम लोग 5 को जोड़ेंगे, फिर उससे हम लोग देखेंगे क्या अन्य संख्याओं से कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा अगर अन्य संख्याओं से भी वो विभाजित हो रहा है तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, और अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगा। तो ये हमारा क्या विभाजित हो रहा था, इसलिए ये क्या हुआ, हमारा भाज्य संख्या है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर इस एक्सरसाइज के। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने के कारण इसे हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, आप लोग के सामने स्क्रीन के सामने लाएंगे और क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ के सुना देंगे। फिर उसके बाद अगर जिसके पास NCERT का बुक है तो सही है, जिसके पास नहीं है तो वो लोग NCERT का बुक जल्दी से जल्दी ले लें। चलिए तो हम सुना देते हैं क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिए। इसमें दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जिसके पास NCERT का बुक ना हो वो जल्दी से ले लें, तब से ये क्वेश्चन लिख लें। और अब हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। खेल के मैदान जो है उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार इस प्रकार से मार्ग है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सोनिया, ये कौन हो गया, सोनिया ये, और फिर उसके बाद रवि एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर पूरा लगाने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट ये लगता है, और सोनिया को 18 मिनट, यही बोला है। और फिर हमें बताना क्या है कि ये दोनों कब प्रारंभिक स्थान पे पुनः मिलेंगे, मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वहीं पे ये लोग दोबारा कब मिलेंगे, यही हमें बताना है। क्योंकि रवि जो है वो तेज़ चल रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, सोनिया उसके बाद आएगी। लेकिन ऐसे एक समय आएगा कि वो समय कब आएगा जबकि दोनों फिर से यहाँ जहाँ से प्रारंभ किए थे वहीं पे ये दोनों मिले एक साथ। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझें और कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना
सोनिया को रवि से मिलने के लिए यक्स चक्कर लगाने पड़े। यहाँ पे हम लोग मान लिए कि सोनिया को रवि से मिलने के लिए ये जो हमारा वृत्ताकार है इसका यक्स चक्कर लगाना पड़ा, तब वो जाके किससे मिली, रवि से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सोनिया द्वारा लगा समय। सोनिया द्वारा लगा समय, जो सोनिया द्वारा समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और कितने चक्कर लगाई है, यक्स, तो 18 गुणित एक्स। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, माना और रवि को सोनिया से मिलने के लिए वाई चक्कर लगाने पड़े। और रवि को क्या हुआ कि सोनिया से मिलने के लिए वाई चक्कर लगाने पड़े। तो रवि द्वारा जो समय होगा, रवि द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 12 गुणित वाई। एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है तो वाई चक्कर कितना, 12 गुणित वाई हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा है 18 गुणित यक्स और ये 12 गुणित वाई, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोग समझिए यहाँ पे जब रवि सोनिया से, तभी तो सोनिया भी रवि से मिलेगी, तो क्या होंगे, समय जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये चीज़, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो जो आएगा ये वो क्या होगा, यहाँ से ये 12 और ये 18 का क्या है, मल्टीपल है। ये 12 और ये 18 का क्या है, मल्टीपल है। मतलब कि वो जो हमारा टाइम आएगा वो भी क्या होगा, 12 और 18 का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। दोनों का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला है कि वो लोग पुनः कब मिलेंगे, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उन लोगों के कहने का मतलब ये है कि वो लोग पहली बार कब मिलेंगे, मतलब सबसे कम समय में वो लोग प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, सबसे कम मतलब क्या होगा, लिस्ट। और ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यही तो हमारा क्या है, एलसीएम। यही तो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हमें सबसे कम समय के लिए बताना है। तो हमें एक बात समझ में आया यहाँ पे कि हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, 18 और 12 का हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए देखिए हम लोग निकालते हैं 12 और 18 का एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा जो होगा 12 और 18 निकालें। तो सबसे पहले हम लोग 12 का खंड करेंगे, यही निकालना है। 12 का जब हम लोग खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3। और 18 का हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। तो ये एलसीएम जो है हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग कॉमन वाले को लेंगे। तो ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन। तो यहाँ पे 2 गुणित 3 और यहाँ से अभी 2 बचा है, 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 तिहाई
36, ये हो गया 36। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 36 होगा। एलसीएम 12 और 18 का जो होगा वो कितना आ गया, 36 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः वो लोग पुनः प्रारंभिक बिंदु पे 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और कोई अगर एनसीईआरटी के अलावा अन्य किताब भी आप लोगों के पास है तो उसे करिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए और ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप लोगों का।